नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन का। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला सामने आया। उत्तर प्रदेश में हर रविवार रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र रविवार को पूरी तरह बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रखे जाएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह बड़ा फैसला सीएम की तरफ से लिया गया है। इससे पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था। साथ ही नाइट कर्फ्यू का जो समय था उसमें भी परिवर्तन किया गया और अब सिर्फ रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। इस बाबत भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो आवश्यक सेवाएं हैं सिर्फ वही जारी रहेंगी, अन्यथा सभी सेवाओं पर रोक लगी रहेगी। रविवार को ये कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसमें आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सिर्फ जरूरी काम हो तभी आप बाहर निकलें और जिस तरीके से जो आवश्यक सेवाएं हैं वही रहेंगी। सभी बाजार और दफ्तर बंद रखे जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। सरकार लगातार अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है। बावजूद उसके वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और टीम 11 के साथ लगातार उनकी चर्चा चल रही है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उस पर रोक लगाई जाए। जो चेन है उसको तोड़ने में मदद मिल सके। इससे पहले अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर पहले से ही नाइट कर्फ्यू के बाद मिनी लॉकडाउन लग चुका है। दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन है। अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, क्या कुछ ओपन रहने वाला है और क्या बंद रहेगा? क्या गाइडलाइंस आई है सरकार की? जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री की टीम 11 की बैठक के बाद खासतौर पर कोविड-19 संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए संडे को यानी रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लेकिन लॉकडाउन की घोषणा कई सारी बातों को ध्यान में रख के की गई है कि जो दुकानें हैं, जो बाजार हैं, वो पूरी तरह बंद रहेंगे। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। और जैसा हमने पहले लॉकडाउन देखा था जो लंबे समय तक रहा, और उसको ही लेकर के एक प्रयास किया जा रहा है कि खासतौर पर रविवार, हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी चल रहे हैं, पंचायत चुनाव के बीच संडे को लॉकडाउन किया गया है। और पूरी तरह से जो चेन है कोविड की और जो नया इंटेंस वायरस जिस तरह से काम कर रहा है, ये स्ट्रेन जिस तरह से लगातार लोगों की जो मौतें हैं वो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है या ज़्यादा परेशानी देने वाला है। लिहाजा संडे को पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है उत्तर प्रदेश में। और निश्चित तौर पर कोशिश ये की जाएगी कि लोग भी अपने घरों से बाहर ना निकलें। बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन में लोग घर से बाहर निकलेंगे, उनके लिए भी बाकायदा प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए गए हैं कि स्वास्थ्य की परेशानी हो या कुछ और इमरजेंसी सर्विसेज हो, चाहे फायर हो या पुलिस हो, उनके अगर इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं तो बाकायदा तब बाहर निकला जा सकता है, अन्यथा बाहर नहीं निकलेंगे लोग भी। और बाकायदा चाक चौबंद व्यवस्था भी की जाएगी पूरे प्रदेश भर में कि संडे को इसका अनुपालन यथास्थिति किया जाए। और ये भी कोशिश की जाएगी कि एक दिन के इस लॉकडाउन के जरिए चुनाव जब तक चल रहे हैं फिलहाल, तब तक वो जो चेन है कोविड की वो लगातार जो फैलती जा रही है, वो आपस में लोग जो जुड़ रहे हैं, उस चेन को ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी इसके जरिए। बिल्कुल अभिषेक, या तो हम देखिए नाइट कर्फ्यू है या फिर 1 डे लॉकडाउन लगाया गया है। क्या हम देखिए अगर जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं, खासकर लखनऊ में हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना के मामले, क्या लग रहा है जिस तरीके से महाराष्ट्र में सिचुएशन रही, एक मिनी लॉकडाउन हो चुका है, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन हो चुका है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में? जी हाँ, बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया सकता और आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस ओर जो तैयारियां हैं वो इस बात की तरफ निश्चित तौर पर इशारा कर रही हैं। और एक बात बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है कि लगातार न सिर्फ कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं बल्कि मॉर्टैलिटी रेट भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है, जो भयावह स्थिति और उत्पन्न कर सकता है। लिहाजा चुनाव के मद्देनजर भी और इस पूरे स्ट्रेन को खत्म किए जाने को लेकर, तोड़े जाने को लेकर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और इंडोर्स किए जाने को लेकर डोर टू डोर ये सारे प्रयास
प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल कल भी एक निर्णय लिया गया था देर शाम की अब जो नाइट कर्फ्यू है उसका वक्त भी 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था, अब उसे रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। और ये भी उन जिलों पर पूरी तरह से निर्देशित किया गया है जहां पर 2000 से ज्यादा कोविड केसेस आ रहे हैं प्रतिदिन, वहां पर पूरी तरह से। चलिए अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए यूपी में सख्ती बढ़ी है। मास्क को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। बिना मास्क पकड़े जाने पर यूपी में 1000 रुपए का जुर्माना, दोबारा पकड़े जाने पर लगेगा 10 गुना अधिक जुर्माना। यानी अगर आप पहली दफा पकड़े गए हैं तो 1000 रुपए जुर्माना, और अगर आप दूसरी दफा फिर बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो 10,000 यानी 10 गुना अधिक आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसलिए अब अगर आपको जुर्माने की रकम देनी है तो आप मत पहनिए मास्क, लेकिन अगर आपको अपनी चिंता है और औरों की चिंता है, साथ ही अपने पैसों की भी चिंता है, अब तो सरकार ने इस तरीके से आम जनता को सचेत करने के लिए ये नया फैसला लिया है। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, एक और बड़ा फैसला, अगर मास्क नहीं पहना तो पहले 1000 फिर 10 गुना अधिक यानी 10,000। क्या इससे मानेंगी आम जनता? यह बिल्कुल दंड का प्रावधान किया गया है और लगातार जिस तरह स्ट्रेन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं, लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। आए दिन उत्तर प्रदेश की बात की, राजधानी लखनऊ की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे थे। निश्चित तौर पर इसे दंड के रूप में भी किया गया है और ये दंड इस तरह भी प्रावधानित किया जाएगा कि अगर आप पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपए जुर्माना है, और अगर वही दोबारा आप पकड़े जाएंगे तो उसे 10 गुना यानी 10,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। तो निश्चित तौर पर सख्ती बढ़ती जा रही है हर एक स्तर पर, और बाकायदा फोर्स को भी अलर्ट किया गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया है कि सभी मुख्य इलाकों पर, चौराहों पर, बाजारों पर नजर रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से कि वहां पर भी कौन लोग गाड़ियों में मौजूद हैं या सड़क पर भी हैं या मोटरसाइकिल्स पर मौजूद हैं या किसी भी साधन से हैं, और अगर वो मास्क नहीं पहने हैं तो उनके ऊपर ये जुर्माना प्रावधानित किया जाएगा। अभिषेक, आप ग्राउंड में रहते हैं, क्या आपको तस्वीरें नजर आती है? इतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, लगातार केस बढ़ रही हैं, क्या आम जनता अब थोड़ी सावधान हुई है? क्या मास्क दिखता है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है मार्केट्स में? जी हाँ, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहली शुरुआती दौर और जब ये अचानक से स्ट्रेन बढ़ा उसके बाद से ही पिछले 1 हफ्ते की बात करें, बीते 1 हफ्ते की, तो सड़कों पर भी, इलाकों में भी रोजमर्रा के जो सामान लोग खरीदने निकलते हैं उनमें भी गिरावट आई है। सड़कों पर, बाजारों में भी कमी दिखने को मिली है निश्चित तौर पर लोगों की। लोग जिस तरह से बाहर निकलते थे, जिस तरह से भीड़ देखने को मिलती थी, वैसे लोग नहीं निकल रहे हैं। बाकायदा सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में भी इस चीज को निर्देशित किया गया है कि सिर्फ 50% यानी 50% स्टाफ को ही बुलाया जाए, रोस्टर मेंटेन किया जाए, हफ्ते का 50% स्टाफ एक बार आएगा, 50% स्टाफ दूसरी बार आए, तो निश्चित तौर पर काम ना रुके, लेकिन लोग भी इन्फेक्शन से बचते हैं। इन्फेक्शन कम होता है। तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ जो बैठक की है उसमें क्या निर्देश दिए हैं। पूरे यूपी में अब रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये बड़ा फैसला टीम 11 की बैठक में लिया गया है। इमरजेंसी छोड़कर सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। अगर कोई इमरजेंसी केस है तभी ओपीडी सेवा जारी रहेगी, अन्यथा सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की सेवा बंद रहेगी। लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल बनेगा। तो अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1000 बेड का एक नया कोविड हॉस्पिटल बनेगा और इस हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं सरकार को एक राहत मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें, पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े गए तो 10 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा, यानी 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी जरूरतमंदों को राशन और भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराएगी सरकार। जो भी जरूरतमंद होंगे उनको राशन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इससे पहले भी जब लॉकडाउन लगा था यही परिस्थिति थी। होम आइसोलेशन वाले मरीजों का खास ख्याल रखा जाएगा। जो होम आइसोलेशन में है, जिन्हें अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, जिनकी हालत थोड़ी स्थिर है, उनको भी खास ख्याल रखा जाएगा। सभी तरह की दवाइयां, मेडिकल किट उन्हें मुहैया कराई जाएगी। जो भी उन्हें दवाइयां चाहिए या फिर उन्हें मेडिकल की सेवाएं चाहिए, वो सभी होम आइसोलेशन वालों को मुहैया कराई जाएगी। तो अब सरकार हर एक तरीका अपना रही है
कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई रोकनी नहीं चाहिए, ये सरकार ने कह दिया है। जो भी कोविड अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार हो। औषधि प्रशासन विभाग रेमडेसिविर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना संक्रमित होने के बाद लोग उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में बस्ती में हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम योगी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कंपनी बाग शनि मंदिर के प्रांगण में सीएम के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हवन पूजन किया। हिंदू वाहिनी के मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये सूचना जब हम लोगों को मिली, हम लोगों के पूरे समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत दुख हुआ। इसलिए हम लोग महाराज जी जल्द से जल्द शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, शीघ्र। इसलिए जनपद मुख्यालय पे हिंदू वाहिनी के द्वारा हवन पूजन करके ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि महाराज जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। कानपुर चुनाव के बीच में हुई कहासुनी को लेकर मतपेटी में पानी डालने का मामला सामने आया है, जहां विधनु ब्लॉक के पीपरगवा में शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही थी। गांव से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के समर्थक पीठासीन अधिकारी पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाकर बूथ नंबर 186 पर हंगामा करने लगे। बूथ के पीठासीन अधिकारी ने समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में आई भीड़ ने पीठासीन अधिकारी की पिटाई कर दी। बूथ के अन्य कर्मचारी पीठासीन अधिकारी को बचाने का प्रयास करने लगे तो समर्थकों ने उनको भी पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उग्र समर्थकों ने मतपेटी में बोतल से पानी डाल दिया। बूथ है जहाँ पे मतदान होता होगा, किन कारणों से रुका हुआ है? ये 186 बूथ संख्या है पीपरगवा में। यहाँ अभी कुछ समय पहले कुछ अराजक तत्वों द्वारा घुस करके पीठासीन अधिकारी के साथ में मिसबिहेव किया गया है और कुछ उनके बैलेट पेपर को लेकर के कोई कंफ्यूजन था, उनमें से लेकर के फिर उन्हीं अराजक तत्वों द्वारा उस मतपेटिका में पानी डाल दी गई, जिसकी वजह से इस बूथ का मतदान रुका हुआ है। और पीठासीन अधिकारी से हम लोगों ने बात कर लिया है, उनसे एक जो संबंधित हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे तहरीर लेकर के जो अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो घटना हुई है, दोषी लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होंगी और क्यों ये घटना हुए है उसका हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे और अधिकारी जो भी यहाँ मौजूद थे उनसे स्पष्टीकरण भी मांग लेंगे, उनका क्या कहना है, कैसे ये संभव हो गया। विस्तृत जांच होगी और रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। जब ये घटना यहाँ पर हुई, यहाँ पुलिस बल मौजूद नहीं था क्या? जो आम पब्लिक की इतनी इच्छा प्रबल हो गई कि उन्होंने ये काम कर दिया। बैलेट पेपर में पानी डालने का मतलब उनके अंदर से इच्छा बढ़ गई। पुलिस बल द्वारा अपने पूरे कोशिश इसमें डाले। मैनपुरी में थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव नखतपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने साड़ियों से भरी कार को कब्जे में ले लिया। कार में 200 से अधिक साड़ियां और प्रचार सामग्री लदी हुई थी। बरामद साड़ियों को मतदाताओं के बीच बांटने के लिए ले जाया जा रहा था। कार पर प्रधान पद के प्रत्याशी का बैनर लगा था। पुलिस ने कार में सवार 2 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक बरामद साड़ियां मतदाताओं को बांटने के लिए ले जाई जा रही थी। मामले में पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। ये एक सूचना मिली थी ग्राम नखतपुर, थाना एलाऊ के अंतर्गत एक गांव है, जहां पर हमारे चौकी इंचार्ज फरीदपुर में गश्त कर रहे थे और इस दौरान उनको मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि वहां के जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं नेत्रपाल सिंह यादव, उनके द्वारा साड़ी बांटी जा रही है और उसके लिए लेकर के गए हुए हैं। इस सूचना पर जब वहां पर वो लोग पहुंचे, मुखबिर के द्वारा ये बताया गया, वहाँ पर कुछ अपना भीड़ भाड़ बाकी लोगों ने देख करके भागने की कोशिश की, जिसमें से एक व्यक्ति जो नेत्रपाल सिंह है वो भागने में सफल रहा, लेकिन 2 लोग जो साड़ी बांट रहे थे वो मौके से ही पकड़े गए। उसमें कुल जब काउंटिंग हुई तो 202 साड़ियाँ बरामद हुई, जो पेट गाड़ी जिससे लगा करके वो लोग गाँव-गाँव अपना बांट रहे थे।
जनपद में जहां एक तरफ पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। कहीं कोई रोड शो कर रहा है, तो कहीं कोई बारबालाओं को नचा रहा है, तो कई जगह ऐसे भी हैं जहां वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटी जा रही है। ऐसा ही एक मामला थाना नई मंडी से सामने आया है। पुलिस ने एक मारुति कार से शहर की तरफ से शराब की पेटियां रखकर गांव की ओर ले जा रहे थे, जहां मुख्य मार्ग पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इस दौरान पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पास से उनके देसी शराब की 10 पेटियां और मारुति कार को जब्त कर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात सुल्तानपुर की करते हैं, जहां पर बीती रात एक गांव के प्रधान पद के प्रत्याशी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शांति व्यवस्था के मद्देनजर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजेंद्र वर्मा के घर गए थे, वहां दोनों पक्षों में पुनः लड़ाई होने लगी। लड़ाई के दौरान अमरदेव गौतम की डंडे की चोट सर में लगी, जिसमें इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अमरदेव गौतम के परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों को और कुछ अन्य व्यक्ति को अज्ञात नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद आरोपीगण के नाम राजेंद्र वर्मा, जितेंद्र वर्मा, वीरेंद्र वर्मा और जगन्नाथ वर्मा हैं। यह बात भी जानकारी में आई है कि अमरदेव गौतम प्रधान पद के प्रत्याशी थे, लेकिन वर्तमान घटना का प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर कोई बात होना नहीं पाया गया है। तो वहीं बस्ती के नगर थाना क्षेत्र के भोयर चौबे गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां आग लगने से ट्रैक्टर और थ्रेसर पूरी तरह जलकर खाक हो गई। ट्रैक्टर और थ्रेसर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास में गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी तो गौवंश की हिफाजत योगी सरकार की प्राथमिकता में लाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौवंशों की देखभाल के लिए तमाम नियम कानून बनाए, लेकिन उसके बाद भी गौवंशों की हालत में सुधार नहीं आ रहा। मामला कुशीनगर जिले से सामने आया है, जहां कुशीनगर के खड्डा विकास खंड के कोप जंगल में स्थित गौशाला की हालत बेहद खराब है, जहां बेहतर इलाज न मिलने से बीते कई दिनों कई गौवंश मरने की स्थिति में पहुंच गई हैं और इसी के साथ ही समय पर चारा न मिलने से गौवंश कमजोर हो चुके हैं। आपको बता दें कि गौशाला 341 गौवंश हैं, जिनकी देखरेख के लिए केवल 4 कर्मचारियों को रखा है। यहाँ पे 341 पशु हैं। अभी कितने पशु इसमें बीमार हैं? 7 पशु बीमार हैं इसमें। अच्छा, 7 पशु की स्थिति क्या है? वही स्थिति है, बीमार है तो स्थिति क्या है सर? यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे पशु हैं जिनके आँख से ब्लड आ रहा है, शरीर से ब्लड। क्या कारण है? कारण यही है कि जो बीमार है उसको इकट्ठा करके हम लोग चारा पानी दे देते हैं। उसके बाद से आपने बोलते हैं कि भैया थोड़ा खाने के लिए जा रहे हैं हम। जैसे निकलते हैं खाना खाने के लिए कौवे आते हैं लोग और उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उनका डायरेक्ट वही निशान है आँख। उपचार में जो है वो वहाँ पे डॉक्टर जो है कल डॉक्टर संजय भारती और डॉक्टर खरवाल की जो है ड्यूटी थी, वो अपना गए भी थे और उन्होंने इलाज किया भी। और अब इलाज करने में जो है जो बहुत कौशाम्बी बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर तैनात दिव्यांग शिक्षक ने दरोगा पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित मजनपुर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय नया पुरवा में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत है। आरोप है कि 8 अप्रैल की शाम वो सब्जी खरीदने उदहीन बुजुर्ग बाजार गए थे। बाइक खड़ी कर वहां सब्जी लेने लगे। इसी बीच पुलिस उनकी बाइक चौकी ले आई। पीड़ित को इसकी जानकारी हुई तो वो चौकी पहुंचे। आरोप है कि वो मौजूद दरोगा बलराम सिंह ने बिना कुछ पूछे गाली गलौज कर दी। शिक्षक ने अपने पद का हवाला देते हुए इस प्रकार के व्यवहार पर आपत्ति जताई। इस पर वो भड़क गए। विपिन ने बताया कि दरोगा ने तुरंत बेल्ट निकाली और गाली गलौज करते हुए उनको पीटना शुरू कर दिया। शिक्षक ने एसपी कार्यालय में तहरीर दी है। मामले की जांच सीओ को सौंपी गई है।
थाना मोहम्मदपुर पैंसा के एक टीचर ने आरोप लगाया है चौकी इंचार्ज उदाइन ने उसके साथ मारपीट की है। कल उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय के ऑफिस में एक अपना ज्ञापन भी दिया था। इस संदर्भ में जांच कराई गई है तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 8/4 की घटना है जिसमें वो शराब पी के बाजार में उत्पात कर रहे थे। चौकी इंचार्ज उनको समझाया था। इसके बाद कुछ लोगों के सम्रांत व्यक्तियों के बीच बचाव करने तो वो वापस चले गए थे, परंतु कुछ देर बाद वो फिर चौकी पे आके चौकी इंचार्ज से बदतमीजी की। उस पर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया, उनका मेडिकल कराया गया और उनको 151 में चालान किया गया। और इन दिनों यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। पंचायत चुनाव के जरिए लोग गांव की सरकार बनाने में लगे हैं। हर उम्मीदवार चाहता है कि गांव से कोई ऐसा व्यक्ति प्रधान चुना जाए जो पढ़ा लिखा हो, गांव को विकास की राह पर ले जाए। लेकिन मिर्जापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी को पंचायती राज मंत्री का नाम तक नहीं पता है। दरअसल मिर्जापुर में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था। नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशियों को अपने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं पता था। ऐसे में सवाल उठता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति गांव के विकास को कैसे करेगा जिसके अपने देश के प्रधानमंत्री नहीं पता। आपकी क्वालिफिकेशन कितना है? जी, पढ़ाई शिक्षा। अच्छा, ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या नाम है? जिला पंचायत मंत्री का क्या नाम है? जिला पंचायत नहीं, राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री क्या नाम है? आपके प्रदेश पंचायती राज मंत्री क्या नाम है? चलो ठीक है, ठीक भैया। पंचायती राज मंत्री प्रदेश का कौन है? प्रदेश का कौन है? अरे अपने ये हैं, क्या नाम, अरे रुकिए, हाँ बताइए। आशुतोष टंडन है। टंडन है। आपके वार्ड में कितने गांव हैं? हमारे ग्राम पंचायतें तो 19 ग्राम पंचायत हैं। दर्जा मंत्री हैं आप, पंचायती राज मंत्री का नाम भी नहीं पता है सर आपको? पता क्यों नहीं है यार? काम के क्विज कंपटीशन तो पूरा करने आए नहीं है। आप भी लड़ रहे हैं क्या? नहीं, कोई भी लड़ नहीं रहा है। आप क्विज कंपटीशन कर रहे हैं, आइए कार्यालय। नहीं, चलिए और क्या, बस हो गया, चलिए। सुल्तानपुर में 2 दिनों पहले दूध विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। घटना में शामिल महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, 2 कारतूस, हत्या में शामिल बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है। जमीनी रंजिश में चचेरे भाई ने परिवार के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। इस पे थाना लम्बुआ में एक अपराध पंजीकृत किया गया था, क्राइम नंबर 159/21, जिसमें 302 IPC और 120B और 34 पुलिस एक्ट का लगाया गया था धारा। इसमें उस जो मृत्यु का कारण जो पता किया कि कैसे मारा गया है, तो रंजिश थी इनकी, भूमि विवाद था, उसके कारण इसकी हत्या की गई। जो कि भाई, चौथेला भाई है, उसने ही किया था। 2 अभियुक्त नामजद किए गए थे और जिसमें दोनों को अरेस्ट किया गया, तो उनसे और भी नाम प्रकाश में आया। 3 और अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ते मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने गन्ने के खेत को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो पंजाब में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार प्रयासरत हैं। सूबे में रोजगार पैदा करने के लिए कैप्टन सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में भारत जापान निवेश संगोष्ठी में
मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से शिरकत की। जापानी कंपनियों को पंजाब में निवेश के लिए कैप्टन ने न्योता दिया। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए पंजाब राज्य सबसे बेहतर विकल्प। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।